आप अभी अपनी प्रिपरेशन के पहली स्टेज पे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स है आप, और शुरू में आप जब भी जहाँ पर भी वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है, वहाँ पे जाते हो। परसों हमने सेमिनार कराया, आप थे वहाँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी सेमिनार करने आएगा, आप नहीं जाएंगे उस वक्त। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज आपने ऑलरेडी 2-3 साल दे रखे हैं, आपको पता है कि करना क्या है। अब कोई भी दुनिया का तुर्रम खान भी आएगा आपको कुछ और बताने, आपको पता है कि नहीं, आई नो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होता कैसे है। बट ये कॉन्फिडेंस 2-3 साल के बाद ही आता है। शुरू में आप हर एक जगह से, हर एक टीचर से, हर एक सीनियर से, हर एक टॉपर से पूछते कि करना कैसे है, वो कैसे करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब व्हेन यू नो कि या तो मुझसे होगा तो मुझे पता है कैसे होगा, या तो मुझसे नहीं होगा, देन यू गेट आउट ऑफ द रेस। और जैसे कि लास्ट टाइम इकबाल सर ने कहा था, और उसने बहुत ज़बरदस्त सब्सटेंस वाली बात की थी। उसने आपको कहा कि मुहिबुल्लाह ने आपको कहा था, इफ़ यू कैन नॉट डू इट जस्ट गेट आउट राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो इसको, वरना 2-3 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इवन आफ्टर 3 years। आ जाओ तुम यहाँ, इशफाक चलो इधर आ जाओ, तुम इकरा के पास बैठो। तो आप चाहे कितना भी कर लो, फिर अगर आपको नहीं लग रहा, आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, देन गेट आउट ऑफ इट। कुछ बेहतर करो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, दुकान खोलो या अपना कुछ बिजनेस शुरू करो, वो उसमें अच्छा करेंगे आप। मगर सिविल सर्विसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, जिनका एक बहुत बड़ा विजन होता है लाइफ में, जो अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करना चाहते, वो सिविल सर्विसेज में उनको आना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम परसुएड करते हैं कि आप जैसे लोग हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखिए, ये मैं आपको बिगिनर स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ कि ये मामला चलेगा कैसे। इनफैक्ट जो पिछले 6-8 महीने से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से आज तक किसी ने भी मेंस का सिलेबस अभी तक याद नहीं किया होगा, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। किसी को मेंस का सिलेबस याद ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। और आपको पहले ही पता है, ये आप 1 साल क्या, आप 10 साल भी दोगे ना, जब तक आपने सिलेबस याद नहीं किया होगा, ये सारी की सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ये आपको बाद में पता चलती है। अभी देखो, परसों भी सबने कहा सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब ने 10 बार सुना है। लेकिन भाई जब आप सिलेबस निकालते हो, आप बोलते इसमें करना ही क्या है। ज्योग्राफी इतना ओपन एंडेड है कि ज्योग्राफी सारा ही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। वही दैट इज़ द मेन पॉइंट, सारा नहीं पढ़ना है। आपको स्पेसिफिकली चीज़ें लिखी हुई है सिलेबस में, आपने देखा तक नहीं होगा। आज हम उसी को डिकोड करेंगे, बिगिनर स्ट्रैटेजी होती क्या है। नाउ सी, मुझे आप बताओ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, पहले कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिसमें कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम। अब देखो, कम टाइम वाली चीज़ 4 महीने में, 3 महीने में हो जाएगी। ज़्यादा टाइम जिसको 1 साल लगता है, वो तो शुरू में ही शुरू करना है ना। अब जो जिसमें कम टाइम लगेगा वो 3-4 महीने में कर लोगे, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है 1 साल 1.5 साल, उसमें 1-1.5 साल देना पड़ेगा। किसका बात है? ठीक है, देखो अब, एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ ना अपने दिमाग में डालो और अपने दिल पे लिख लो, बिकॉज ये बात आपको जब तक जिंदा हो तब तक याद रहेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज में हो या क्वालिफाई भी कर लोगे, मैं जो बता रहा हूँ, दिस इज़ इट, देयर इज़ नो अदर ट्रुथ। होता है ना कभी, यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दिस इज़ इट जो मैं बोल रहा हूँ, इसके बगैर कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़, हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, और ये सबसे ज़्यादा, ये कहाँ पर पूछा जाता है? इंटरव्यू में। कहाँ पूछा जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपकी बिगिनिंग जो प्रिपरेशन की होती है, इवन इफ आपने एग्ज़ाम का पैटर्न भी नहीं आपको पता, लेकिन आपको सबसे पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज इंटरव्यू की प्रिपरेशन में व्हाट इज़ इट दैट दे वांट? एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको बोला जाएगा, मुझे बताओ, अभी आप यहाँ आए, बहुत सारे लोग पैदल आए होंगे, बहुत सारे लोग साइकिल पे आए होंगे, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए होंगे। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया है, कोई हाथ खड़ा कर सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कौन आए? आप आए। मुझे बताओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आए, रोज़ आते हो? रोज़ आते हैं।
बताओ क्या प्रॉब्लम्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? प्रॉब्लम्स जो बोलोगे साथ में उसका सोल्यूशन देना, बिकॉज यहाँ पर हमें आपका डिसीजन में बातें नहीं, जिसको मैं पूछ रहा हूँ बस वो डिस्कशन नहीं प्लीज। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए आपका। तो जो प्रॉब्लम बोलोगे उसका सोल्यूशन देना। अवेलेबल नहीं है पैसेंजर सीट्स, ठीक। वेरी गुड। और वेरी गुड, लेडीज़ के लिए क्या गवर्नमेंट ने लेडीज़ के लिए कुछ स्टेप्स निकाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? लिए, ठीक। और ठीक, ट्रैफिक, चुप, ट्रैफिक, बस ठीक है। अब देखो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया है, ये इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लेकिन वो जो कर रहा है रोज़मर्रा के काम, अब दाएं बाएं देखना है। भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें? बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है। अब ये सिंपल सी आपकी लाइफ का रोज़मर्रा का हिस्सा ही, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड, भाई इश्यूज़ क्या है दाएं बाएं देखना है। अभी आप यहाँ पर आए करानगर के, वहाँ से जब आप आते हो बहुत बड़ा खड्डा है सड़क के बीच में, सब ने देखा होगा, लेकिन किसी के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड नहीं है। खड्डा क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, ठीक क्यों नहीं होता, कौन करेगा, एजेंसी कौन है जो ये काम करती है। दिस इज़ व्हाट वी वांट। और ये डेवलप शुरू में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। आपको फॉर एग्जांपल दंगे हो गए या अभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, परसों 90 फीट पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। अब ये सिंपल सी एक्सीडेंट वाली न्यूज़ आप न्यूज़पेपर पे पढ़ोगे, आप थोड़ा सा अफसोस मनाओगे और आगे बढ़ोगे, पर उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है वो वहाँ तक जाना है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और ये करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ये डेवलप करने में। आप देखिए, मैंने आपको 1000 बार बोला, यू डोंट हैव टू बी एन एजेंट ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू बी एन एजेंट ऑफ सोल्यूशन। आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, आपको सोल्यूशन देना है। प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम उठाई उसका सोल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम उठाई उसका सोल्यूशन निकला। एंटरप्रेन्योरशिप आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, जैसे लेंसकार्ट ने क्या देखा, उसने प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम ये देखा कि भाई आपका जाना है आपको डॉक्टर के पास, वहाँ से आपको टेस्ट देना है, फिर टेस्ट आपको जाना है फलाना दुकान के पास, वो नंबर, उसको नंबर देना है, वो 3 दिन के बाद बुलाता है। लेंसकार्ट ने ये प्रॉब्लम उठाई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया कि हम आपका जो फ्रेम है कैसा आपको अच्छा दिखेगा, 3D इमेजिंग के ज़रिए घर पे ही आपको दिखाएंगे। आप मल्टीपल फ्रेम्स चेक कर सकते हो अपनी शक्ल पे, फिर जो आपको अच्छा लगेगा आप उसका नंबर भेजो, आप या तो आपके घर ही डॉक्टर आएगा, वो आपका नंबर निकालेगा मशीन से, फिर वो नंबर हम ले जाएंगे वहाँ से, 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको घर ही डिलीवर हो जाएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला एटीट्यूड आपका सिविल सर्विसेज में भी काम आता है। यू हैव टू टेक अ प्रॉब्लम एंड गेट द सोल्यूशन, और इसमें टाइम लगता है ये सब करने में। तो आपका पहला आइडिया क्या होना चाहिए, आपको इंटरव्यू तक अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। अब देखो पर्सनालिटी डेवलप, आप कोई भी IAS ऑफिसर निकालो, आ जाओ अंदर, कम हियर। कोई भी सिविल सर्विस सर्वेंट निकालो, जैसे शाह फैसल साहब, बिलाल सर है, यहाँ के आबिद सर है, आमिर है, और फैज़ान है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हमारे यहाँ के ही, हमारी सोसाइटी के। आपको इनमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी, भाई ये आप इनको कोई भी प्रॉब्लम देखो ना, ये उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी सबकी पर्सनालिटी लगभग एक जैसी है, और वो क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड बना लिया है। और सिविल सर्विसेज में यही चाहिए आपका, सबसे पहली चीज़ आपको इशू उठाना है, उसकी प्रॉब्लम निकालो, उसकी जड़ तक जाना है। तो आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं, जस्ट डोंट स्लीप वॉक थ्रू लाइफ, इसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। आप घर से निकलते हो, आप यहाँ पर आते हो, आपको पता भी नहीं होती आप घर से कब निकले, आप यहाँ कब आए, इसको हम बोलते हैं मोनोटनी। आपकी लाइफ मोनोटनस हो गई है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर लिविंग। आप क्लास में भी होते हो, 2.5 घंटे हो जाते हैं क्लास में, पूरा क्लास खत्म हो गया, उसको आइडिया भी नहीं, ही इज़ नॉट लिविंग, उसको एक सेकंड के गुजरने का एहसास नहीं होता। तो यू आर स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, डोंट स्लीप वॉक थ्रू लाइफ, लिव योर लाइफ। और आपको दाएं बाएं वो चीज़ देखनी है, यू हैव टू क्रिएट दैट एटीट्यूड, ये सबसे पहले होना चाहिए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, दैट इज़ आंसर राइटिंग। अब आप सबको पता है, जिसने जो बिगिनर भी है उसको पता है, इसमें तो आंसर लिखने हैं आपको,
और आंसर राइटिंग डेवलप करने में ये 1-2 महीने की चीज़ नहीं है। अगर आप आज से आंसर लिखना शुरू करोगे, 6 महीने के बाद आप क्वालिटी आंसर लिख सकते हो, अगर आप डेली काम करोगे तो। अगर आपने एक चीज़ खोद लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़मीन खोद रहे हो, कोई ज़मीन खोद रहा है, लेकिन डायमंड यहाँ पर है, उसको डायमंड निकालना है। वो ज़मीन खोदते खोदते थक गया, उसे कहा यहाँ पर कोई डायमंड नहीं है, वो दूसरी जगह कर गया। ज़मीन खोदते खोदते थक गया, उसे कहा यहाँ भी डायमंड नहीं है। इसके कंपैरिजन में कोई तीसरा आदमी है, वो एक ही जगह ज़मीन खोदते नीचे चला गया, सब्र के साथ वो निकालेगा वहाँ से। तो आपको एक चीज़ पकड़कर उस पर रहना है, उस पर डटना है। एग्जाम विल नॉट बी क्वालिफाइड बाई द इंटेंसिटी ऑफ योर प्रिपरेशन, बट बाई द कंसिस्टेंसी ऑफ योर प्रिपरेशन। एक दिन 24 घंटे में आप 20 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे सोओगे, ये नहीं चाहिए हमें 6 घंटे चाहिए 2 साल के लिए। अगर कर सकते हो तब बैठना। ये आप एक दिन में 18 घंटे बैठोगे, 20 घंटे बैठोगे, वो चाहिए ही नहीं इस एग्ज़ाम को। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए 6-6 घंटे 2 साल के लिए। क्या आप 60-150 दिन में 6-6 घंटे रोज़ दे सकते हो? वो करना है यहाँ पर। और ये डिपेंड करता है 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे आपका रिटेनिंग कैपेसिटी कितना है। किसी को अगर कम है तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, किसी को जल्दी याद हो जाता है तो वो 4 घंटे 5 घंटे में काम कर सकता है। तो सेकंड चीज़ जो आपको डेवलप करने में टाइम लगता है, दैट इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, और स्किल को सीखने में ये रातों रात नहीं होता, ये स्किल है। जैसे टीचिंग इज़ स्किल। शुरुआत का मेरा पहला लेक्चर 6 साल पहले और मेरा आज का लेक्चर 6 साल के बाद, धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है ना टीचर की, बिल्कुल वैसी आंसर्स की ग्रूमिंग होती है। आपका पहला आंसर विल बी द वर्स्ट आंसर इन योर एंटायर लाइफ, और फिर धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद आंसर राइटिंग के बाद दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ तो लिख ही डालोगे उसमें। तीसरा हो गया, सेकंड हो गया आंसर राइटिंग, और थर्ड है आपका MCQ प्रैक्टिस। इसमें कम टाइम लगता है और ये आप प्रीलिम्स के बिल्कुल 3-4 महीने पहले काम कर लोगे। अब आपको पता है, जैसे प्रीलिम्स आपका IAS आपका प्रीलिम्स कब लेता है? जून में। जून से पहले कौन सा महीना है? मई, उससे पहले अप्रैल और मार्च और फरवरी। आमतौर पर फरवरी के महीने के बाद से हम क्या शुरू कर देते हैं? MCQs की प्रैक्टिस, जिसमें आपको एक्चुअल एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 60 से 65 मॉक टेस्ट देने हैं। ये MCQ की प्रैक्टिस है। इससे आपको अपनी स्ट्राइक रेट आपको पता चलती है। स्ट्राइक रेट इनका मतलब हो गया टोटल कितने सवाल होते हैं? 100 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना है और उस अटेम्प्ट पर आपका स्कोर कितना बनता है, ये पहले ही पता होती है हमें। जो सीनियर कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनका प्रीलिम्स क्यों हमेशा क्वालिफाई होता है? मैंने मेरी लाइफ में कोई ऐसा प्रीलिम्स नहीं दिया है जो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। एवरी डैम प्रीलिम्स हैव क्वालिफाइड, एंड द रीज़न इज़ मुझे मेरी स्ट्राइक रेट पता है। मुझे कितने अटेम्प्ट पे कितने मार्क्स मिलते हैं। चाहे आपका कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, कितना भी इजी पेपर हो, आपको पता होती है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है। और जब आप इतने सारे MCQ टेस्ट देते हो ना, 100 आपको देने हैं, आपको पता, मेरा पता है, अगर मैं 85 सवाल करता हूँ तो मैं कट ऑफ से ऊपर आ जाऊँगा। किसी की स्ट्राइक रेट थोड़ी कम होती है, किसी की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, उसको 90 करने चाहिए। किसी की एक्यूरेसी स्पॉट ऑन है, वो 70 में ही कर लेगा। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना अटेम्प्ट करना है। वो पता चलती है जब आप क्या करते हैं? मॉक टेस्ट देते हैं। ये 3 लेवल्स है एग्जाम के। सबसे कम टाइम जिसमें लगेगा वो सबसे आखिर में उठाना है, फरवरी, फिर आखिरी के 4 महीने आप तो बस टेस्ट ही देते हो। उससे पहले आपको क्या करनी चाहिए? आंसर राइटिंग। और उससे पहले आपको अपना आउटलुक बदलना है ज़िंदगी का, सोचने का तरीका। यू हैव टू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दैट इज़ व्हाट विल देखो, इंटरव्यू इज़ जस्ट योर GS का पेपर। लाइक ऐसे आपका एथिक्स का पेपर है जिसको आपको लिखना है। एथिक्स को ही आप इंटरव्यू में ले लो तो वही आपका इंटरव्यू है 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया और मीन्स में अगर आपका कम भी है, आप स्टिल यूल बी इन द लिस्ट। आपको इंटरव्यू आपका 250 मार्क्स का पेपर मान लो आप, इसमें 150, 140, 160 अगर आ भी गए, वो बहुत ज़बरदस्त आपका बन जाता है स्कोर। अब देखो यहाँ पर, अब आपने ये बनाना है, इसमें टाइम लगता है धीरे धीरे। जब आप ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करते हो विद टाइम, शुरू में यहाँ पर जो लड़का आता है कोचिंग के लिए, शुरू में बड़ा वो सवाल पे सवाल, और उसके बाद वहाँ से फैक्चुअल चीज़ें, फलाना किताब पढ़ी है वो वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे जब वो बहुत कुछ पढ़ता है ना, इसको हम कहते हैं द डनिंग क्रूगर इफेक्ट साइकोलॉजी में।
जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो, आपको पता होती है, आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपको कितना कम पता है। लुकिंग एट द जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो रिसेंट इमेजेस आए हैं, आपको क्या मिला, उसको देखकर क्या मिला आपको? यूर इन ऑ ऑफ द स्पेस। यूनिवर्स को देखकर आपको पता चलता है कि हमारी हकीकत क्या है, हम कितने छोटे हैं। तो ये आपको धीरे धीरे जब आप नॉलेज एक्वायर करते हो, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मुझे कितना कम पता है, और वही एटीट्यूड चाहिए। आप थोड़ी सी किताब पढ़कर, अगर आपको एक किताब 2 किताब पढ़कर आपको लगता है आप मुझे सब कुछ पता है, तो इसको हम कहते हैं द इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये बीमारी है, ऐसे साइकोलॉजिकल डिजीज़। आपको थोड़ा सा पढ़कर लगता है कि आपको सब कुछ पता है। दैट शुड नॉट हैपन। आपको कंटिन्यूसली लर्निंग में रहना है। नाउ सी, इसमें सबसे पहली चीज़ बिगिनर के लिए क्या होती है? यू हैव टू टेक ऑन द सिलेबस। अब सिलेबस, जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सिलेबस 2 का अलग से दिखेगा, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग से दिखेगा और मेंस का सिलेबस अलग से दिखेगा। प्रीलिम्स के सिलेबस का जब आप अध्ययन करते हैं, यू लुक एट द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स, आपको लगता है भाई ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड है। क्या है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कैसे? प्रीलिम्स के सिलेबस में देयर इज दैट वर्ड इंडियन इकोनॉमी। क्या लिखा है? इंडियन इकोनॉमी। अब निकालो आप इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी, कुछ भी आ सकता है। वहाँ पर लिखा है प्रीलिम्स के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब कौन सी हिस्ट्री पढ़ोगे आप? ये बहुत ओपन एंडेड है। प्रीलिम्स का सिलेबस देखना भी नहीं है आपको, बिकॉज आप वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज काफ़ी ओपन एंडेड है। लेकिन बस ये पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 6 बड़ी चीज़ें हैं प्रीलिम्स में। सिलेबस से कुछ मिलेगा नहीं उधर, बस 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ज्योग्राफी। मैं करंट इसी में डाल रहा हूँ। इकोनॉमी का करंट इकोनॉमी में, ईवीएस का करंट ईवीएस में। और आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स में क्लोज टू, जो मैं बताऊंगा अभी, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो मैंने लिस्ट दिया है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? हिस्ट्री, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन अकॉर्डिंग टू मी। इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था हिस्ट्री का, इट वॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर अनअटेम्प्टेबल। अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप उसको, पर उसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट यू हैव टू डू। हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एट पार विद हिस्ट्री। सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है? इकोनॉमी। क्लोज टू 20% 20 to 25% ऑफ योर पेपर इन प्रीलिम्स इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस। इसको आपको डोंट इवन थिंक कि एनवायरनमेंट थोड़ी सी चीज़ है तो कर लोगे। एनवायरनमेंट से मैक्सिमम सवाल आते हैं। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है, तब से एनवायरनमेंट की वेटेज बहुत बढ़ गई। तीसरा क्या आपका? पॉलिटी, उसकी थोड़ी वेटेज कम है। और 5वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 10% ऑफ योर पेपर इन प्रीलिम्स इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कभी 9 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन, उसी के अराउंड होता है हमेशा। एंड फाइनली यू हैव ज्योग्राफी। 4 से 5 सवाल प्योर ज्योग्राफी वाले। तो आपको इधर ही पता चल गई प्रीलिम्स में आपका कम ओरिएंटेशन किसका है? प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का, और सबसे ज़्यादा आपके ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ज्योग्राफी को ज़्यादातर प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ना, आपको उसको मेंस के हिसाब से पढ़ना, बिकॉज ज्योग्राफी की बहुत वेटेज है मेंस में। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। नाउ लेट्स, आपको पता चल गया भाई प्रीलिम्स का सिलेबस इज ओपन एंडेड। आपको बस ये सब्जेक्ट पता चलने चाहिए और उसकी वेटेज, तो वो मैंने आपको दे दी। आपको सीधा जाना है किसके सिलेबस पर? मेंस के सिलेबस पर। और मैं क्योंकि आईएएस का आपका बैच है तो मैं आईएएस ही पढ़ा रहा हूँ और आईएएस का ही सिलेबस लूँगा। आईएएस के सिलेबस में जब आप मेंस का सिलेबस निकालते हो, द फर्स्ट पेपर दैट यू हैव टू गिव इज, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है। 1200 वर्ड के कितने ऐसे? 2। पहले एक ऐसे होता था, अब उसमें उन्होंने 2 ऐसे दिए। पहले क्या होता था, इसमें से एक ऐसे होता था थोड़ा फिलोसॉफिकल काइंड का, और एक ऐसे थोड़ा उठाते थे करंट बेस्ड, कोई नई टेक्नोलॉजी पर कोई इशू उठा दिया तो उसका जवाब देना है, कुछ हो गया फिलोसॉफिकल काइंड। आपको एक किसी राइटर की कोई स्टेटमेंट दे दी और बताया कि आप इस पर क्या सोचते हैं, उस पर आपको एक ऐसे लिखना है। और ऐसे राइटिंग जैसे कि आंसर राइटिंग इज़ ऑलवेज एन आर्ट। ऐसे राइटिंग में शुरू में आपको पता होना चाहिए फिलोसॉफिकल एसेज कैसे लिखते हैं। उसके लिए कॉलेज बुक आती है जो आपको पढ़नी, आप ज़रूरी नहीं कि पढ़े, ऐसे राइटिंग में ऑलमोस्ट सारे टीचर बोल देते हैं वो
फिलोसफिकल एसेज कैसे लिखे जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और कभी कभार कोई ऐसा ब्रिलियंट राइटर होता है वो स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एथिक्स में कितने मार्क्स होते हैं पेपर में? 250 मार्क्स। 250 मार्क्स में आधा पोर्शन आपका केस स्टडीज़ का होता है, आधा पोर्शन आपका थ्योरी पोर्शन से आता है। केस स्टडीज़ आपको बता दिया, आप यहाँ पर श्रीनगर के डीएम हैं और यहाँ पर दंगे हो गए, अब इसमें फलाना फलाना चीज़ हो गया, या यहाँ पर फॉर एग्जांपल चौराहे पे किसी ने मस्जिद बना दी, वो गवर्नमेंट का ज़मीन है, वहाँ पर आपने मस्जिद खड़ा कर ली। अब मस्जिद खड़ा कर ली और लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं यहाँ, तो आपको मस्जिद हटानी है क्योंकि वो ज़मीन जो मस्जिद की नहीं है, वो ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है, लेकिन हटा भी नहीं सकते क्योंकि लोग वायलेंट हो जाएंगे। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? तो केस स्टडी का एक फॉर्मेट होता है कि लिखा कैसे जाती है केस स्टडी। देयर इज दिस टॉपर सार्थक अग्रवाल। सार्थक अग्रवाल ने केस स्टडीज लिखने का फॉर्मेट फॉलो ही नहीं किया, उसने अपने तरीके से केस स्टडी लिखी। व्हाई? बिकॉज इज अ ब्रिलियंट राइटर। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मेट, जो आपको बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो यू डोंट हैव टू फॉलो एनी फॉर्मेट। जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कुरान का, देयर इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट कुरान इज कुरान का कोई फॉर्मेट नहीं है, देयर इज नो फॉर्मेट। आपको जैसे इंग्लिश में आपको पता होता है पोइम्स कैसे लिखी जाती है, नज़म कैसे होती है, गज़ल कैसे होती है, वगैरह वगैरह। कुरान में कुछ भी आ जाता है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म जो लोग उसके खिलाफ करते हैं। पर हम क्या कहते हैं, भाई कुरान हमारे इंसानों के बनाए हुए फॉर्मेट के हिसाब से नहीं चलता, उसका अपना ही फॉर्मेट है, बिकॉज उसकी राइटिंग कुछ अलग है। समझ गया? तो अगर आपकी राइटिंग बहुत ही स्पॉट ऑन होती है ना, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी फॉर्मेट, आप कमाल का आंसर लिख सकते हो। अब द थिंग इज, ऐसे का भी एक स्किल होता है लिखने का, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे राइटर हो, आप अपने हिसाब से जो मर्जी वैसे लिख सकते हैं। सेकंड क्या है आपका? आईएएस के पेपर में आपको लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि एक लैंग्वेज तो कंपलसरी आपको देनी ही देनी है, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसमें, 25% लाने हैं बस, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इंग्लिश का पेपर पास हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के पेपर में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपको ऐड नहीं होंगे रैंक निकालने में, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर एक और लैंग्वेज का पेपर होता है जो आपको कोई भी लैंग्वेज उठानी है, कश्मीरी उठा सकते हो, हिंदी उठा सकते हो, उर्दू उठा सकते हो, उसमें भी आपको कितने मार्क्स लाने हैं? बिल्कुल 25% आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए बस। इन दोनों के मार्क्स ऐड नहीं होते, ऐसे के मार्क्स ऐड होते हैं। उसके बाद क्या आपका GS1, GS2, GS3 और GS4। अब ये GS1, GS2, GS3, GS4 इसका सिलेबस मेंस में बहुत ही डिटेल में दिया गया है, पूरा डिटेल में दिया गया है, स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन्ड है। अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं सिर्फ GS1, 2, 3 लूंगा बिकॉज GS4 का मेरे बाद का सेशन है, वो आपका GS4 लेंगे। और GS4 क्या है आपका? एथिक्स। और एथिक्स का जो पेपर है, देयर आर 3 थिंग्स जो आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई कराएंगे, दैट इज एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। जीएस को पढ़कर कोई भी आज तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, बिकॉज अब कितना भी जीएस पढ़ लो, वहाँ ऐसा जीएस आता है कि आप कितना भी कुछ भी लिख लोगे वो मार्क्स ज़्यादा नहीं देते वहाँ। लेकिन ऐसे में अच्छे मार्क्स आते हैं, एथिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो एथिक्स के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन इसके बाद। बट GS 1, 2, 3 में आपका सिलेबस क्या है, डिटेल में दिया गया है। उसके बाद ऑप्शनल आपको डिसाइड करना है। जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेशर्स ही है, लाइक अभी 12th पास है या फर्स्ट ईयर में है, वो ऑप्शनल को थोड़ा डिले कर सकते हैं। जिनको अगले साल या उसके अगले साल एग्जाम देना है वो ऑप्शनल अपना तैयार कर ले। ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर। अब मैं आपको थोड़ा जीएस का सिलेबस दूंगा। जब भी आप जीएस के सिलेबस की बात करते हैं, आपको प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं उठाना, आपको किसका सिलेबस उठाना है? मेंस का सिलेबस उठाना है। नाउ सी, दिस इज द जीएस का सिलेबस। ये पैटर्न है एग्जाम का, जो मैं अभी तक बता रहा था, ये वही पैटर्न है। उसके बाद जीएस का सिलेबस आपको मिलेगा इस तरीके से। GS1 का अलग से है, GS2 का अलग से है, GS3 का अलग से है, GS4 का अलग से है। जब आप सिलेबस निकालेंगे, आपको पता होनी चाहिए कि जीएस का पेपर जब आएगा, उस पेपर में उस पेपर में आपको कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले हो गया ओवरव्यू आपके जीएस का पेपर क्या है। देखो, GS1 में द टॉपिक्स दे हैव टू आस्क इज हिस्ट्री, सोसाइटी,
एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ये GS1 है। ये हो गया जनरल ओवरव्यू, आपको पता होनी चाहिए कौन से GS में कौन सा सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है GS2, पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन, IR। और तीसरा क्या आपका GS3, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ये क्या है जनरल ओवरव्यू। आपको अभी मैं बताऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी किसका, आप बोलेंगे सर GS3 का है। भाई सोशल ये इशू कहां पर आएगा, GS2 में। पॉलिटी कहां है, GS2 में। कॉन्स्टिट्यूशन कहां, GS2 में। इंडिया अमेरिका की रिलेशन का क्वेश्चन कहां पर आएगा, GS2 में। तो GS2 जब पढ़ोगे पता होना चाहिए भाई यहाँ पर IR पढ़ना है। GS1 जब पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए हिस्ट्री। अब हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में कल्चर भी है, वो साथ में पढ़ना है, बिकॉज एंशिएंट का आपको कल्चर के साथ मिक्स करके। सोसाइटी और ज्योग्राफी। नाउ सी, ये हो गया जनरल ओवरव्यू। जब आप सिलेबस निकालोगे ना, आपको उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं, भाई ये टॉपिक कवर करके आना, उसका आपके पास नोट होना चाहिए बनाकर। जब वो टॉपिक आएगा आप उसका आंसर लिख लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ GS1। GS1, नाउ सी, GS1 में हिस्ट्री में देयर इज दिस आइडिया ऑफ कल्चर। कल्चर में ये GS1 का सिलेबस है UPSC का। इस पे लिखा है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, स्पेसिफिक क्वेश्चन। आर्ट फॉर्म आपके जो है कल्चर में, उनके सेलिएंट एस्पेक्ट, सेलिएंट फीचर क्या क्या है। तो आपको पता चल गया भाई GS1 की जब आप फाइल बनाएंगे उसमें आपको लिखना है भाई हमारे जो आर्ट के फॉर्म्स है अलग अलग, उस पर अलग अलग फॉर्म्स पे अलग अलग सेलिएंट फीचर्स। ये आपको नोट बनाने हैं इसके, ये लिखा हुआ है सिलेबस में, ये कवर करना है। लाइकवाइज देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस पे लिखा है पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 1750s के बाद से, 1750 के बाद से प्रेजेंट तक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन सी है इंडिया की हिस्ट्री में। अब आपको जाना ही नहीं है 1750 से पहले, बिकॉज वो सिलेबस में लिखा हुआ है कि 1750 के बाद की पर्सनालिटीज निकालनी है आपको। ये स्टेटेड चीजें हैं सिलेबस में, ये बच्चे को पता नहीं होती है। लाइकवाइज देयर इज दिस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे सोसाइटी से, देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्टली लिखा हुआ क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया की सोसाइटी पे क्या असर है, ये स्टेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिलेबस में। इसका आपके पास एक बना बनाया आंसर होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ा। अब इंडियन सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, वुमेन है इंडिया की सोसाइटी में या सिर्फ मर्द ही है, जवान है या सिर्फ बूढ़े हैं, बूढ़े भी है ना। तो सिटीजन्स जो सीनियर सिटीजन है उन पर क्या असर पड़ेगा, वुमेन पे क्या असर पड़ेगा, यूथ पे क्या असर पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है। ये आपको सब टॉपिक्स खुद ब खुद सोचना है। जैसे सवाल आया था इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सीनियर सिटीजन्स, UPSC का क्वेश्चन है। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया की सोसाइटी, स्टेटेड क्वेश्चन है, यहीं से सवाल आते हैं। लाइकवाइज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देयर इज अ स्टेटेड क्वेश्चन, आपको बताना है ज्योग्राफी में सेलिएंट इंपॉर्टेंट फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, इंपॉर्टेंट फिनोमेना सच एज tsunamis, such as volcanic activity, such as cyclones। तो आपको ज्योग्राफी में जब आप उठाएंगे, अर्थक्वेक के लिए नोट होना चाहिए आपके पास, सुनामी के लिए नोट होना चाहिए आपके पास, वोल्केनिक एक्टिविटी इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, दुनिया में कहाँ कहाँ पर है, आपके पास साइक्लोन्स, इंडिया में साइक्लोन्स का नाम कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। ये ज्योग्राफी के स्टेटेड क्वेश्चंस है जो सिलेबस में दिए हुए हैं। इसको बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना है बहुत ही डेप्थ में। लेट्स गो टू पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सी, देयर इज अ क्वेश्चन इन पॉलिटी, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज। पॉलिटी में क्या सवाल है, कंपैरिजन करना है किसका, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके साथ, अदर कंट्रीज के साथ। लक्ष्मीकांत में है ये, बिल्कुल है। लक्ष्मीकांत में लिखा है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से निकाला है ना। तो आपको बताना है इंडिया का यूएस से हमने क्या क्या कंपैरिजन किया है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, यूके से क्या है, साउथ अफ्रीका से क्या है, फ्रांस से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है। ये लिखा हुआ है सिलेबस में।
तो ये टॉपिक करना है आपको, डिटेल में करना है। लाइकवाइज सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक एक्ट है उसके सेलिएंट फीचर पढ़ने। कल को जब मेंस में क्वेश्चन आएगा फिर बोलेंगे आपस में यार तचाउसी सवाल आमुद सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, मुझे तो पता ही नहीं था ये एक्ट का है, लेकिन उस गधे को नहीं पता भाई ये तो तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके सेलिएंट फीचर्स तुम्हें पढ़ने चाहिए थे। लाइकवाइज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, कितने अनगिनत सवाल आए अभी तक। सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, ये डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है सिलेबस में। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द सिलेबस। प्रीलिम्स भी ऐसे ही करना है। देयर इज दिस अनदर पॉइंट जो लिखा हुआ है पॉलिटी में, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लक्ष्मीकांत निकालो सेपरेशन ऑफ पावर पे, नहीं आपका सवाल निकला। 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सेपरेशन ऑफ पावर पे सवाल आया था, तो मेंस के टॉपिक्स उठाकर वो प्रीलिम्स में भी सवाल डालते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, समझ गए आप। दिस इज द सिलेबस दैट यू हैव टू ट्रैक। लाइकवाइज सोशल इश्यूज, पॉवर्टी लिखा हुआ है, पॉवर्टी कवर करनी है आपको। हंगर लिखा हुआ है, कवर करना है आपको। केएस के पिछले एग्जाम में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे सवाल आया था। ये सिलेबस के स्टेटेड थिंग्स है जो लिखे हुए हैं सिलेबस में। लेट्स गो टू जीएस 3। जीएस 3 में क्या क्या, ये जीएस 3 इज द मोस्ट टेक्निकल। लोगों की जीएस 3 में अच्छा उनका स्कोर नहीं आता है बिकॉज ऑफ द सिंपल थिंग कि जीएस 3 काफ़ी टेक्निकल है। इकोनॉमी की तो उससे तो बैंड ही बचती है लोगों की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। नाउ सी देयर इज दिस क्वेश्चन, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। हमने लिबरलाइजेशन किया ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये कब किया हमने 90, इसमें से एल किया ना हमने। एल क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या असर पड़ा है इंडिया की इकोनॉमी पर, सीधा सवाल दिया हुआ है आपको। लाइकवाइज देयर इज जेंडर बजटिंग, सॉरी गवर्नमेंट बजटिंग। अनदर क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, क्या है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ऑलमोस्ट हर मेंस में एक सवाल होता है यहाँ से। आपने नाम सुना होगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दुनिया भर के मॉडल्स है, बॉट है, टॉट है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, वगैरह वगैरह। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। दिस इज योर इकोनॉमी। लाइकवाइज इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, किसको पता थी ये एनिमल रेयरिंग का सवाल सिलेबस में दिया हुआ है। एनिमल रेयरिंग पे क्वेश्चन होगा, सिलेबस में है ये एनिमल रेयरिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सिलेबस में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीधा गया दिया हुआ है आपको आईटी पढ़ना है, आपको बायोटेक पढ़ना है, रोबोटिक्स पढ़ना है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये लिखा हुआ है सिलेबस, स्टेटेड चीज़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देयर इज अगेन अनदर, ये साइंस एंड टेक इकोनॉमी में मिलकर हम पढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं आईपीआरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वैराइटीज़, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ये सब क्या है। इंडिया का पेटेंट एक्ट सेक्शन 3D बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेटेंट एक्ट का, वो पता होनी चाहिए, सिलेबस में लिखा हुआ ही। सिक्योरिटी में सिंपल सी चीज़ें लिखी है, ऐसे वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज और उनका मैंडेट क्या है, कौन कौन सी एजेंसी है इंडिया में, उनका मैंडेट क्या है। ये चीज़ें हैं सिलेबस में क्लियर कट लिखी हुई। पहली चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू लर्न द सिलेबस बाय योर हार्ट। आपके मेजॉरिटी सरदर्द खत्म हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अखबार में पढ़ना क्या है और अखबार में छोड़ना क्या है। शुरू में अखबार जो पढ़ता है उसको 4 घंटे लगते हैं अखबार पढ़ने में, अगर पढ़ते हो 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे शुरू में। ये 4 घंटे को 60 मिनट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जब आपको सिलेबस याद हो जाएगा ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता चलेगा सिलेबस में पकड़ना क्या है और सिलेबस से छोड़ना क्या है, अखबार में कौन सी चीज़ें निकालनी है, अखबार में कौन सी चीज़ें छोड़नी है। ठीक है ना। ये तो हो गया इंसान के एफर्ट्स। फिर वो ये भी होता है दे प्लान एंड प्लॉट, अल्लाह टू प्लान्स। आपने प्लानिंग कर ली, आपने निकाल लिया सारा फाइल, वहाँ कुछ भी आ गया उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमें पता था अखबार में देयर इज अ स्पोर्ट्स सेक्शन होता है ना,
यूपीएससी की ये हिस्ट्री रही है कि वो स्पोर्ट्स से सवाल नहीं डालता है। अब सारे के सारे लोग स्पोर्ट्स का सेक्शन छोड़ते हैं। लास्ट टाइम आया था स्पोर्ट्स से सवाल, अब वो तो अब हो गया ना, अल्लाह का जो जिसको करना है वो कर लेगा। इसमें 50% तो लक ही आपका। कभी कभार मैंने जब भी प्रीलिम्स दिया है, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी पढ़ा है उसमें वो काम आता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने 8th क्लास में मुझे किसी ने कुछ बोला था, मेरे भाई ने बात करके कभी कुछ बोला था मुझे कि पता है फ़लाना कंट्री में ऐसे होता है। मेरा दोस्त कतर में, मैं उससे बात करता हूँ, मुझे बोला कतर में यहाँ ऐसे ऐसे होता है। लास्ट टाइम कतर से सवाल आया था तो मुझे क्लिक हो गया वो। ठीक, ये चीज़ें याद रखनी है। आपस में जो कन्वर्सेशन होती है प्रीलिम्स में, आपको जो आज तक आपने किया है वो सब काम आता है। इसमें प्रिपरेशन कुछ है। प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज। आपका प्रीलिम्स का एक होता है एटीट्यूड, जब आपका एटीट्यूड बन जाता है प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। गेट द सिलेबस। अपनी हर जीएस के पेपर, अभी आपका GS4 चल रहा है, आज से GS4 शुरू होगा। GS4 का आपका सिलेबस पहले पेज पर होना चाहिए। विद इन 2 to 3 डेज वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो सर कोई टॉपिक उठाएगा ना, मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है सर हमें पता ही नहीं कि उठ क्या रहा है और छोड़ क्या रहा है सर। वो इसलिए होता है बिकॉज आपको सिलेबस पता नहीं। सिलेबस उठाओ, 3 दिन में उसको याद करो GS4 का, आपको सब समझ आएगा कि सर क्या उठा रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। ठीक है।